हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीट पेपर पैटर्न कि सीट में कैसा पैटर्न होता है, हाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, उसका हम लोग का कट ऑफ कितना रहता है और कितने क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट करेंगे सो इट विल बी ईजियर टू क्रैक। बिकॉज एज यू नो दैट इन सीट वी हैव अ टू पार्ट्स, पार्ट ए दैट इज़ द एप्टीट्यूड पार्ट एंड पार्ट बी दैट इज़ द क्रिएटिविटी। इन पार्ट ए दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स एंड पार्ट बी भी हमारा क्रिएटिविटी भी 100 मार्क्स का आता है। बट पार्ट ए जो होता है दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द पार्ट बी। अगर मैं ये कहूँ तो ट्रू लाइन होगी, बिकॉज पार्ट ए का सिर्फ 25% ही हमारा यूज किया जाता है इन द मार्किंग। जो अब आपकी रैंकिंग होगी तो 25% वेटेज दिया जाता है एंड पार्ट बी का 75% वेटेज है। सेकंड पॉइंट, पार्ट बी क्रिएटिविटी तभी चेक होगी जब आप पार्ट ए क्वालिफाई करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में ये रहता है कि व्हाट विल बी द क्वालिफाइंग मार्क्स। सो अगर हम लोग जनरल आइडिया करें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से पार्ट ए में इफ़ यू आर गेटिंग 40 प्लस, सो दैट विल बी द कट ऑफ। सो 40 इज़ द कट ऑफ जो एवरी ईयर जाता है 39 पॉइंट समथिंग, 40, 41, 42, तो नियर अबाउट ऑन एन एवरेज 40 कट ऑफ रहता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको 40 स्कोर करना है, तो यू नीड टू टारगेट एटलीस्ट 50 मार्क्स, 50, 55, 60 मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। सो आउट ऑफ 41 क्वेश्चन जो टोटल हम लोग के क्वेश्चन आते हैं सीड में, टोटल एप्टीट्यूड होता है 41 क्वेश्चन, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल टाइप, फिल द ब्लैंक्स, MSQ एंड MCQ तीनों मिला के 41 क्वेश्चंस होते हैं। इन दैट 41 क्वेश्चंस अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं ऑल द 3 सेक्शंस मिलाकर, जिसमें 2 सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग होती है और फिल द ब्लैंक्स में नहीं होती है, ये सब माइंड में रखते हुए अगर हमने 25 करेक्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया देन डेफिनेटली यू विल गेट 50 प्लस मार्क्स एंड यू विल गेट द गुड स्कोर फॉर द पार्ट ए, that will counted as a good score. 30 plus question means you are attempting very good and 35 means excellent. So 25 is the minimum criteria. अगर हम 41 में से 25 अटैम्प्ट करेंगे सो हम डेफिनेटली क्रैक करेंगे पार्ट ए। और 25 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन ईजली गेट द 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 41 जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो हम पेपर उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रहा है, दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन कि सॉलिड 1, सॉलिड 2 एंड सॉलिड 3, 3 ऑप्शंस हमें गिवन है एंड इन दिस 3 ऑप्शंस जब हम इनको मर्ज करेंगे तो विच वन विल बी द फ्रंट और रियर व्यू जो हम लोग दिख रहा है यहाँ पर आफ्टर मर्जिंग। तो हाउ मेनी सरफेस आर देयर विदाउट द पेंट, मीन्स हमने इन 3 सॉलिड 1, सॉलिड 2 एंड सॉलिड 3 इन तीनों को मर्ज कर दिया, ये हमारा एल्मीरा बन गया, फ्रंट व्यू एंड द बैक व्यू। फिर इस पर हमने ब्लू कलर का पेंट कर दिया, मर्ज करने के बाद ब्लू कलर का पेंट कर दिया। फिर उसके बाद अगेन हमने इस तीनों को सेपरेट कर दिया, तीनों को जो तीनों पार्ट मर्ज हुआ था सॉलिड 1, सॉलिड 2 एंड सॉलिड 3, इन तीनों को सेपरेट किया। सो कौन सा पार्ट अब अनपेंटेड रह जाएगा, तो डेफिनेटली अनपेंट वही पार्ट होगा इन तीनों में जो एक दूसरे में अटैच होंगे, इनसाइड होगा। एग्जाम्पल अगर जैसे हम इस रॉड की बात करें, जो ये सॉलिड 3 में रॉड है, तो इस रॉड का जो ये पार्ट है ये अनपेंटेड हो जाएगा। अगर मैं आपको सॉलिड 3 का लेफ्ट पार्ट दिखाएं, दिस वन एंड राइट साइड, ये भी अनपेंट हो जाएगा। इसी सॉलिड का ये जो इंटीरियर पार्ट है ये अंदर ऑब्वियसली बात है यहाँ से अटैच होगा अंदर साइड, तो ये भी अनपेंट हो जाएगा। अब इस अनपेंट में जो ये रॉड 2 अटैच हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इसका टॉप और बॉटम वो भी अनपेंट होगा। तो इन दिस वे हमें ये काउंटिंग करनी है। सो इसके लिए हम स्पेशल क्लास करते रहेंगे, आपके लिए वीडियोज आएंगे कि हाउ वी काउंट द सरफेसेस। सो इन दिस क्वेश्चन आपको ये चेकआउट करना है कि पेंट करने के बाद अनपेंट वाले कितने सरफेस रह जाएंगे। तो ये भी सिंपल है, इट्स नॉट अ, आई कैन से दिस इज एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दे वांट टू आस्क कि हमें डिफरेंट कट पीस दे रखा है यहाँ पर एंड irregular solid is cut into 7 pieces, the pieces neither rotated nor scaled, मतलब 6, जैसे एग्जांपल पार्ट 5 है, 5th पीस को ना मैं रोटेट कर सकता हूँ ना फ्लिप कर सकता हूँ, एज इट इज़ मुझे यूज करना है। मैं इसको फ्लिप नहीं कर सकता हूँ ना रोटेट कर सकता हूँ, जो है हमें इन सारे पीसेस को एज इट इज़ यूज करना है। तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस फॉर द स्मूथ फॉर्म, मीन्स इन सबका एक पूरा प्रोडक्ट होगा। ये मान लीजिए एक आपका मटका हो सकता है, आपका ये एक बॉटल हो सकती है, कुछ एक पीस होगा, कंप्लीट पीस बनेगा, कंटिन्यूअस पीस होगा जिसको हमने कट करके डिफरेंट दिखाया है।
सो विदाउट रोटेशन हमें किसको मर्ज करें किसके साथ, जो हमारा लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस दे रखा है वो हमें बताना है फ्रॉम ऑप्शन 2 1 to 7 लाइक। तो इसमें हम लोग इसकी एंडिंग और फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग हम इनको मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप मैच करोगे तो इसमें एग्जांपल कि जैसे आपको पीस नंबर 3 दिख रहा है, तो यहाँ से पीस नंबर 3 से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज़ द टॉप पोर्शन बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट कर्व। इसमें लेफ्ट साइड कोई अटैच नहीं होगा, राइट में अटैच होगा ये। अब ये किस में अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना है, जो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अगेन दिस इज लिटिल बिट एवरेज, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, विजुलाइज करना है बिकॉज इसमें हमें विजुलाइज ज़्यादा चीज़ें करनी है। सो थोड़ा सा एवरेज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी इजी वन, ये एवरेज बिलो एवरेज है। इस सेइंग कि हमारे पास ऐसा हाउ मेनी लाइन्स इन द ऑब्जेक्ट, हैंगिंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और 3D हैंगिंग ऑब्जेक्ट में टोटल कितनी लाइन्स होंगी सो दैट लाइट फोकस करने पर ऑल 3 वॉल्स लेफ्ट राइट एंड बॉटम इन तीनों सरफेस पर मुझे जेड दिखे। तो डेफिनेटली टोटल कितनी लाइन्स होंगी हमारे पास, अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो 3 लाइन्स तो जेड फ्रंट के लिए हो गया एंड 2 मोर फॉर द टॉप, तो टोटल आंसर 5 होना चाहिए। अब वो हम लोग वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वेरी इजी फ्रॉम द एरिया पार्ट, जो उन्होंने 8th क्लास में सीखा था कि द ग्रीन पार्ट जो होगा हमारा वो इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड होता है इन द रेक्टेंगल और इन स्क्वायर एज अ डायगोनल बिकॉज फॉर द सेम बेस सेम हाइट ये हमेशा हाफ रहता है। सो इट इज़ इक्वल दैट इज हाफ, तो यह हाफ एरिया, तो उसी के रेशियो हमें पूछा गया है। वेरी सिंपल पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज क्वेश्चन जिसमें हम लोग को ग्रिड और पिरामिड जैसा बिहेव करने के लिए कहा गया है। एग्जाम्पल अगर मैं आपका इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं कि आपने एक रूम में खूब सारी बॉल्स थ्रो कर दी, बास्केटबॉल वॉलीबॉल कोई भी आपने बॉल्स खूब सारी सेम साइज़ की बॉल्स थ्रो कर दी, तो ऑटोमेटिक वो सब सेटल्ड हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम में पूरे ग्राउंड में। अब जैसे ही पूरा रूम फिल हो चुका है, सिंगल रो में कंप्लीट रूम फिल हो चुका है, अब उसके बाद मैंने और भी बॉल्स थ्रो करी रूम के अंदर, और भी बॉल्स अरेंज करी, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट बॉल जाएगी अब रूम के अंदर वो 4 बॉल के बीच में होगी, अपने आप को सेट करेगी, एक बॉल के टॉप में नहीं रुकेगी, वो ऑटोमेटिक 4 बॉल्स के बीच में जाके अपने आप को सेट कर लेगी। सो दैट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, जैसे हम लोग ग्लास के ऊपर ग्लास अरेंज करते हैं और पिरामिड बनाते रहते हैं। 2D में करें तो 3 ग्लास के ऊपर 2 ग्लास आएंगे, 2 ग्लासेस के ऊपर 1 ग्लासेस आएंगे एंड दे विल फॉर्म द पिरामिड। ग्लासेस भी होता है, कार्ड्स में हम लोग करते हैं, तो उन्होंने यही क्वेश्चन फ्रेम किया है। सो हमें ये समझना है कि इसमें जो बेस लेयर होती है, अगर हमारी बेस लेयर 6x6 की है तो उसके ऊपर जो लेयर बनेगी पिरामिड की इट विल बी 5x5, उसके ऊपर जो लेयर बनेगी वो हमेशा 1x1 डिक्रीज होता जाएगा। सो नेक्स्ट विल बी 4x4, नेक्स्ट विल बी 3x, सो डिक्रीज होता जाएगा। तो इन दिस वे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे राइट। तो दिस इज ऑल्सो एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन दे आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, और रेशियो जो होता है दिस इज़ द फिक्स रेशियो 1:12। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको पढ़ोगे एज आर्किटेक्ट, ये मास्टर्स में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, नॉट इन यूसीड पार्ट। ये सीड में इसलिए पूछा जाता है बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, जिन्होंने आर्किटेक्ट किया होगा और जिन्होंने कहीं ना कहीं रेशियो यूज किया होगा। अब आप सबने देखा होगा कि एज मान लीजिए हम एक ATM मशीन जाते हैं तो वहाँ पर फॉर दी हैंडीकैप पर्सन व्हील चेयर का स्लोप बनाया जाता है। अब व्हील चेयर का स्लोप ऐसा नहीं हो सकता है जितनी मेरी हाइट हमारी स्टेयर्स की होती है और रैंडम उतनी ही रैंडम हाइट का, उतने ही टेपर्ड हाइट का हमारा स्लोप हो जाएगा। व्हील चेयर कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगी बिकॉज एज अ नॉर्मल पर्सन अगर व्हील चेयर अपना खुद चला रहा है तो वो अपनी व्हील चेयर को ऊपर ले ही नहीं जा पाएगा क्योंकि वो टेपर्ड ज़्यादा है। तो टेपर रखने का एक रेशियो रखा गया स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज़ 1:12। दैट इज़ द स्टैंडर्ड रेशियो मीन्स 12 सेंटीमीटर लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर हाइट होगी। इसीलिए हम लोग का स्टेयर और जो बगल में उसकी व्हील चेयर का पाथ रहता है वो लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेयर बिकॉज जो रेशियो 1:12 होता है। तो दिस इज अ रेशियो जो हाइट के रेस्पेक्ट में होता है। ब्रिज बनाते समय भी यूज होता है। टेपर्ड, कोई भी टेपर्ड चीज़ हम बना रहे हैं टेपर्ड, वहाँ जिसमें हम लोग को व्हील चेयर मूव करनी है, व्हीकल मूव करनी है, तो वहाँ पे हम ये रेशियो यूज करते हैं। बेस्ड ऑन डैट उन्होंने अगेन ये क्वेश्चन पूछा है। ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर में ही पूछ चुके हैं बेस्ड ऑन द रैम्प क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जब आप चेकआउट करोगे तो दिस अगेन बेस्ड ऑन दी मैकेनिकल और यू कैन से बेस्ड ऑन दी टेंशन जो रोप्स, और इसमें हम लोग ने 9th क्लास में सबने फिजिक्स में सीखा है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सबको याद होगा कि हम लोग FBD बनाते थे फिजिक्स में जब फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, टेंशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और बॉडी के अराउंड एक बॉक्स बनाते थे कि जो हमारा टेंशन है, जैसे एग्जाम्पल
जहाँ पे हमारा फोर्स यहाँ पे ऊपर लग रहा है अपवर्ड फोर्स, तो इस पुली में 2 पार्ट में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड पुली में अगेन 2 पार्ट में अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 पार्ट में अपवर्ड, तो टोटल 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आंसर विल बी 2520 डिवाइडेड बाई 6। ये भी हम डिटेल्ड में मैं आपको सिखाऊंगा, राइट, कि हाउ टू फाइंड द टेंशन इन द गिवन अरेंजमेंट। ये हमारे ब्रिज में, क्रेन्स में, कंस्ट्रक्शंस में, आपकी मशीन्स, आप कह लीजिए जो हैवी लोडिंग मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्रेन के थ्रू जो पिक किया जाता है, रोप्स के थ्रू पिक किया जाता है। सो अरेंजमेंट हम लोग को होता है। तो दिस चैप्टर इज़ नोन एज अ पुली, दिस चैप्टर इज़ नोन एज अ पुली चैप्टर। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर होगा डिवाइडेड बाई 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। जब हम 3D ऑब्जेक्ट कोई भी पढ़ते हैं, इन द 3D ऑब्जेक्ट 3 टाइप की काउंटिंग्स हमसे पूछा जाएगा। सरफेस काउंटिंग इज़ वेरी बेसिक्स, कि कोई भी हमें 3D फिगर दिया जाएगा एंड वी हैव टू काउंट द सरफेसेस। सेकेंड, दे कैन आस्क द एज काउंट, जैसे यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी एजेस आर देयर। एजेस मीन्स बाउंड्री लाइन्स, एजेस मीन्स दिस इज अ बाउंड्री लाइन, दिस इज नोन एज अ एज। मीन्स जैसे हमारे घर पे मान लीजिए आपकी रेलिंग है, हमारी छत की रेलिंग होती है, तो तभी हम लोग बोलते हैं ना कॉर्नर पे मत जाओ गिर जाओगे, तो दैट इज़ द एज, दैट इज़ द एज ऑफ द रूफ, या आप कह लीजिए कॉर्नर लाइन ऑफ द रूफ। तो कॉर्नर लाइन जो होती है, कॉर्नर लाइन, दैट इज नोन एज अ एज। जो रेलिंग अगर मेरी कंटिन्यूस रेलिंग है, चाहे सर्कल होगा तो एक ही एज होगा उसमें, रेक्टेंगुलर होगा तो 4 एज होंगे, राइट, 4 एज होंगे चारों कॉर्नर में, बिकॉज वो डिवाइड हो रहा है हर कॉर्नर में। अब जहाँ पे एज मीट करते हैं दैट इज नोन एज अ वर्टिसेस, उनको हम लोग कहते हैं पॉइंट, वर्टिस। तो ये होता है वर्टिस, दिस इज नोन एज अ वर्टिस, जहाँ पे 3 एज आके मीट करेंगे। ये भी हो गया वर्टिस, जहाँ पे 3 एज या 2 एज आके मीट करेंगे, जहाँ जहाँ एज मीट करते हैं। सो सरफेस जहाँ मीट करता है उसको एज कहते हैं, एज जहाँ मीट करता है उसको वर्टिस कहते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे विल आस्क 3 चीज़ें, या तो सरफेस काउंटिंग पूछेगा, या तो एज काउंटिंग पूछेगा, या हमसे वर्टिस काउंटिंग पूछेगा। तो दिस क्वेश्चन विल कम इन द काउंटिंग ऑफ 3D फिगर, जो मैं आपको चैप्टर सिखाऊंगा काउंटिंग ऑफ 3D फिगर, उसके अंडर में आता है। इट्स वेरी इजी, राइट, कॉमन क्वेश्चन है, एवरी ईयर दे विल आस्क। नाउ द पार्ट MSQ, MSQ मीन्स ओनली 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, और इसमें निगेटिव मार्किंग है, राइट, और MSQ में 1 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा इजी पार्ट भी पूछ सकता है, और यू कैन से एवरेज, डिफिकल्ट, मिक्सर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, जो हम लोग मैथ में करते थे, या साइंस में, या आप कॉमर्स में भी करते होगे। जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम लोग टेबल एनालिसिस करते थे, कि अगर हम लोग के पास मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में है, हमारे पास 2 वेरिएंट हैं, इन ट्रीटमेंट L है और ट्रीटमेंट M है। L को हम P वेरिएंट को दे रहे हैं, Q में कितना दे रहे हैं, और उसमें सक्सेस रेट कितना है। तो हमने टेबल के अकॉर्डिंग हमें उसकी स्टडी करनी है, कि स्टडी हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं एज अ मैनेजमेंट, बिकॉज आफ्टर सीड यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर ऑल्सो, हाई पोस्ट पे आप जाओगे। सो आप एनालिसिस कैसे कर पा रहे हो, आप टेबल स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपसे वो चेक कर रहे हैं। सो यू कैन से दिस इज अ डेटा एनालिसिस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डेटा एनालिसिस। इसमें कोई हमें मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, दिस इज ओनली अ डेटा, कोई भी कर सकता है वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ोगे तो उन्होंने बोल दिया है कि एक मैप हमें दिया है, जिसमें स्कूल, उसका प्ले ग्राउंड है, बीच में एक रोड है, एंड साइड में आपका 4 वे डाइवर्जेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में चौराहा कहते हैं, 4 वे डाइवर्जेंस है। और जो स्कूल और प्लेग्राउंड के बीच में रोड है और जेब्रा क्रॉसिंग दिखा रखी है, रोड है, दैट इज ओनली 1 साइडेड रोड, मीन्स हम राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट नहीं आ सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट एरो बना के दिखाया है। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये पूछा गया है कि इस स्कूल का एज अ डिजाइनर, मान लीजिए आप इस स्कूल में एज अ सीनियर पोस्ट पे कोई हो, आर्किटेक्ट हो आप इसके स्कूल के, और आपको डिसाइड करना है कि विच साइड यू विल मेक द बस स्टैंड ऑफ दिस स्कूल। तो एज अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने यहाँ लिख दिया है, एज अ इंडियन कॉन्टेस्ट आप बस स्टैंड कहाँ बनाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो सीड और यूसीड में एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जो आप पढ़ रहे हो, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। फिगर सोन प्लान 1 वे रोड पासिंग नेक्स्ट टू अ प्राइमरी स्कूल, विच ऑफ द ऑप्शंस कैन बी द लोकेशन ऑफ अ बस स्टॉप फॉर द स्कूल बस इन इंडियन कॉन्टेस्ट। यानी कि साफ साफ बोला है कि इंडियन कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इंडियन कॉन्टेस्ट बार बार इतना उन्होंने लास्ट में क्यों लिखा गया है, बिकॉज इंडिया में वी आर अ राइट साइड ड्राइवर, और फॉरेन में आप जाओगे तो वी आर द लेफ्ट साइड ड्राइवर। ये सब ने मूवीज़ में देखा है, सबको आइडिया है, बट वो चीज़ हम यहाँ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। एग्जाम्पल आप सोचिए, आपने बस स्टैंड पॉइंट बी पे बनाया है। अगर आपने बस स्टैंड पॉइंट बी पे बनाया है, तो जो बस
एज अ हमारी इंडियन जो बसेज होंगी वो राइट से लेफ्ट पे आएगी और यहाँ पे पार्क हो जाएगी। अब जो स्कूल से बच्चा निकल के आएगा और हमारा बस जगह बी पार्किंग पर है जिसका फेस हमारा किधर है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड फेस है, तो अब आप तो इमेजिन करिए बस की एंट्री कहाँ से होगी, रोड के बीच से एंट्री होगी, इस साइड से दरवाज़ा होगा बस का, स्कूल की तरफ उसका दरवाज़ा नहीं होगा, बस का दरवाज़ा रोड की तरफ होगा। मीन्स बच्चे को रोड के बीच में आकर बस के अंदर एंटर करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी टू रिस्की फॉर एज अ स्टूडेंट और किसी भी चाइल्ड या ह्यूमन के लिए कि हम बीच में जाकर किसी व्हीकल पे बैठ रहे हैं या उतर रहे हैं। सो बी पे यानी कि मैक्सिमम बच्चों को लगेगा कि सर स्कूल के बगल में ही हम पार्किंग बना देते हैं बस स्टॉप, बट वो सबसे ज़्यादा रिस्की और इलॉजिकल हो जाएगा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे को स्टूडेंट को बीच में आना पड़ेगा रोड के। सो ए पॉइंट ऑब्वियस ही बात है, ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कंटेस्ट, क्योंकि बस का आप दरवाज़ा चेंज नहीं कर सकते हो कि स्कूल की तरफ डिज़ाइन कर दोगे। ड्राइवर की तरफ दरवाज़ा कभी होता ही नहीं बस का दरवाज़ा ड्राइवर के अपोजिट होता है। सो रोड के बीच में बच्चा नहीं जा सकता है, इलॉजिकल। सो डैट मीन्स सी और डी ऑप्शन बचा हमारे पास। अब सी में आप दोगे नहीं पार्किंग क्योंकि वो बिल्कुल रोड चौराहा के बगल में है, और ज़्यादा रिस्की हो गया वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट की लाइफ का, तो ऑप्शन बचा डी। सो दी इज द बेस्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज आप बच्चा यहाँ से क्रॉस करेगा, जेब्रा क्रॉसिंग ऑलरेडी सिग्नल रहेगा, बच्चा क्रॉस करेगा, देन यहाँ राइट साइड से बस आएगी, रुकेगी और स्टूडेंट वहाँ जाके बैठ जाएगा फ्रॉम दी सेफर साइड, रोड के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन डी। अदरवाइज इसका कोई मैथमेटिकल आंसर या कोई और आंसर नहीं है कहने, तो बेस्ट आंसर इज द डी। गलत सही आपको डिसाइड करना है बिकॉज ऑफ इंडियन कॉन्टेस्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड बेस्ट आंसर इज डी। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल हो गया, ये इंडियन कॉन्टेस्ट है। बिकॉज एज अ डिज़ाइनर जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हम कोई स्पेसिफिक ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। मेरा वो डिज़ाइन यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकता है। अगर मैं एक चेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो आई एम डिज़ाइनिंग दैट चेयर रिलेटेड टू व्हाट। मैं उस ऑफिस के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, कि अपने बेडरूम के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, कि स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, कि कोचिंग के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, कि पार्क के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। देयर इज अ मल्टीपल यूजेज ऑफ अ चेयर। तो अगर मैंने कोई चेयर बनाई है तो वो मैं स्पेसिफाई भी करूँगा कि मैंने वो किस कंटेस्ट में बनाई है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैं अपने रूम का चेयर पार्क में ले जाके बैठ जाऊँगा, पार्क का कहीं भी यूज कर लेंगे, मेट्रो की अलग चेयर होगी, राइट। सो एवरी कंटेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन होता है। तो डिज़ाइन कैन नेवर बी अ यूनिवर्सल, डिज़ाइन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक ग्रुप, तभी उसको डिज़ाइन कहा गया है, राइट। सो वो हमें सोच रहा है, जिस दिन आप ये सोच लोगे आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट करोगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बेस्ड ऑन योर बैलेंसिंग, जो कि अगर हम कौन सा तराजू बचपन से सबने देखा है, बैलेंसिंग सबने देखा है, तो अगर ये बैलेंस्ड है, इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द ऑप्शन रिमेन बैलेंस्ड आफ्टर सस्पेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग, मतलब दिस इज द सेंटर पॉइंट जहाँ पे हैंग हो रहा है, ये सब टॉप पे हैंग है, तो इसमें बैलेंस्ड कौन से हैं? सबके लेफ्ट साइड में 1 फीस है, बट ऑन द बेसिस ऑफ राइट साइड जब सब बैलेंस्ड होंगे तो ही होगा। तो ऑप्शन ए तो 100% रॉन्ग होगा कि सेंटर में तराजू आप देखोगे तो अगर ये 1 kg है तो इधर मोर देन 1 kg हो गया, बहुत सारे हो गए वो तो ऑब्वियसली बात है सेंटर में कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता ये। तो ऑप्शन ए 100% रॉन्ग। ऑप्शन बी, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके टॉप के अकॉर्डिंग, सेंटर के अकॉर्डिंग हमें इसका चेक करना पड़ेगा ऑन बेस्ड ऑन दिस। सो ये भी हम सीखेंगे और आप कर भी सकते हो एनालाइज, मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड ऑन द ग्राफ, जो स्कूल में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे ऑन द 9th क्लास, कि अगर एक एक्स एक्सिस ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर हमारा सर्कल है तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला कैसा बनेगा, इनवर्स फंक्शन 1/x कैसा बनेगा। तो दिस इज द इनवर्स फंक्शन x इंटू वाई, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/y या y इज इक्वल्स टू 1/x। तो अगर 10th क्लास का थोड़ा सा याद होगा तो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। अगेन अब ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया है, इट्स नॉट कंपलसरी कि हमें आना चाहिए, बट कुछ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द बैचलर्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने ग्राफ की स्टडी और डिटेल में करी होगी। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर दोज स्टूडेंट्स, वो कर सकते हैं। एज अ नॉर्मल बैचलर स्टूडेंट नहीं भी कर रहे हैं चलेगा, हमें 41 में से 41 नहीं करना है, हमें 41 में से 25+ क्वेश्चंस करने हैं। सो इतना हेडेक मत लीजिए कि मुझे नहीं आया तो क्या होगा, हमारे पास और भी क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी सिंपल वन, इनवर्स फंक्शन। आई विल से दैट दिस इज अ इनवर्स फंक्शन और इजी ऑप्शन है इसका।
क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है कि कौन सी चेयर बेस्ट डिजाइन है जो 15 डिग्री पे टॉफल मतलब बैट पे हम झूला झूल सकते हैं और वर्कआउट करेगी। तो एवरी वन कैन इसका आंसर कर सकते हैं और इसमें आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि टॉफल जो करेगी। ऑप्शन ए तो सबको दिखेगा कि पीछे से हम गिर जाएंगे, जैसे ही पीछे जाएगा और कुछ बैक सपोर्ट है ही नहीं और हम गिर जाएंगे बैक साइड में। ऑप्शन बी वर्कआउट ही नहीं करेगा बिकॉज एंगल समझ में आ रहा है। ऑप्शन सी वर्क आपको दिख रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम, और तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी और डी में आप वो सब डिस्कस करके आप डिसाइड करोगे, राइट। 14th अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक। जो हमारा सीड एंड यूसीड ने स्पेसिफाई किया है कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक, व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक को 3D कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक को 2D कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टॉप फ्रंट साइड्स, और उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो एज अ डिज़ाइनर, एज अ टेक्निकल डिज़ाइनर दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज अ डिज़ाइनर मैं भी एज अ मैकेनिकल डिज़ाइनर मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जिसमें मैं टॉप फ्रंट या साइड होके ही मैं अपने क्लाइंट को, हम अपने क्लाइंट को उसका ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं तो 3D के साथ साथ उसका 2D स्पेसिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रंट से कैसा दिखेगा मेरी चेयर, टॉप से कैसे दिखेगी चेयर, साइड से कैसे दिखेगी। सो दैट टॉपिक इज़ नोन एज अ आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक, जो कि हमसे पूछेगा 110% पूछता है, सीड एंड यूसीड बोथ। तो उसकी बेसिस पे हमें ये आंसर डिसाइड करना होता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये डिसाइड करना है, दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, तो आप इसको लास्ट में अटैम्प्ट कर सकते हो या आपको पहले से क्लियर है कि विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी यूज्ड, जिसको हम रिपीटेडली यूज करके सारे ब्लॉक्स को फिल करते हैं। ऑप्शन जो मेन फिगर है P, अगर मैंने L यूज किया A ऑप्शन, तो क्या ऑप्शन L ए जो ए ऑप्शन है क्या वो सारे ब्लॉक्स को फिल करेगा, इसी को यूज करना है, रिपीट कर करके यूज करना है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन ए हमारा यूज नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन द लास्ट, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं कौन सा नहीं। दिस इज अ एनिमेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हम लोग को ये मूवमेंट दिखाया गया था। यहाँ पे अभी आपको ऑलरेडी ये पेपर अपलोड है, जब एग्जाम में आएगा तो ये एनिमेटेड रहेगा, मूव करेगा इमेज यहाँ पर। तो विच ऑफ द शेप ऑफ द ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द एनिमेशन सीक्वेंस इन द एग्जैक्ट ओरिएंटेशन एंड साइज। सो कौन सा शेप है जो हमें ऐसा कहीं ना कहीं व्यू दिखेगा, इस टाइप ऑफ व्यूज हमें दिख सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है। तो एनिमेटेड से वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। विजुलाइज अगेन विजुअल पार्ट, अगेन दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन जो हम अपने घर पे देखते हैं, रोड में देखते हैं, जो टाइलिंग होती है हमारे घर पर, रोड पर, इंटरलॉकिंग जिसको हम लोग कहते हैं, इंटरलॉकिंग। सेकंड पार्ट जो आपने अपने घर पे देखा होगा वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग जो होती है डैट इज़ अ फिक्स पैटर्न ग्रिड, जो हमारे फॉर्म ऑफ ग्रिड्स आते हैं। तो ये चैप्टर का नाम ही है ग्रिड बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में पैटर्न रिपीट होते हैं। यू कैन से एज अ पैटर्न बेस्ड चैप्टर और ग्रिड। तो ग्रिड एंड पैटर्न बोथ आर द सेम थिंग। पैटर्न मीन्स जहाँ पे हमारा पैटर्न रिपीट होगा, जैसे आपने अपने घर में वॉल पेंटिंग्स देखी होंगी ड्राइंग रूम पे, जो वॉल पेपर्स होते हैं वो एक ही पैटर्न के होंगे और सब रिपीट होते रहेंगे। आफ्टर सम पार्ट वो पूरा रिपीट होगा। जैसे ये इन्होंने ऑप्शन दिया भी है, अगर मैं एक्स को रिपीट करके मर्ज करूँ तो ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ पैटर्न बेस्ड, एक सीमलेस पैटर्न बनेगा। तो विच ऑफ द 4 ऑप्शंस जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेकिंग पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न। सो डिपेंड, जिसमें हम लोग को स्टार्टिंग एंडिंग कॉर्नर सब कुछ मैच चेक करना होता है, तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग। सो दिस अगेन अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। मैं आपको ये कहूँगा दिस इज अ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन विजुअल। इसका कोई लॉजिक, इसका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच गुड वी आर इन विजुअलाइजेशन, कितनी फास्ट हम उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। अपने मतलब होते नहीं है कि चीज़ आइज़ क्लोज किया और हमें इमेज क्लियर हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर चीज़ वही नहीं कि हमारे सामने प्रेजेंट होगी, हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन भी इंप्रूव करनी है अपनी, तो वो क्वेश्चन वो चेक कर रहा है। अगेन दिस इज अ बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, कि कौन सा डिज़ाइन इसमें से वर्कआउट करेगा फॉर द सीजर। सीजर के लिए कौन सा डिज़ाइन हमारा वर्कआउट करेगा फॉर द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट्स, जो हमें दिया हुआ है पेयर ऑफ सीजर। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन ए वर्कआउट ही नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर आपका दिख रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डिफरेंट ऑप्शन। डी हमारा लॉक हो जाएगा, जैसे आप इसको खोलोगे तो इंटरलॉक आपका ये लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा, तो यानी कि ये राइट आएगा और ये लेफ्ट जाएगा, और हैंड जाएगा लेफ्ट राइट, तो ये हमें लॉक कर देगा। ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्लॉक हो जाएगा। तो बी एंड सी से आप डिसाइड करोगे। तो जिसे हम कह सकते हैं कि सीड और यूसीड का पेपर अगर मैं आपसे बोलूँ इन शॉर्ट, दिस इज अ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी हाउ वी एलिमिनेट द ऑप्शंस। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है रेदर देन क्वेश्चंस को
फिगर को देख देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज MCQ। MCQ में हमारा 1 ऑप्शंस करेक्ट है, सॉरी इसके पहले हमारा MSQ था, आई मिस मैंने उसको मिस कर दिया था। MSQ में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, इट्स नॉट अबाउट कि ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे 9 क्वेश्चंस दैट आर द MSQ, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, MSQ में हमारे पास पार्शियल मार्किंग है। अगर आपने 1 ऑप्शन टिक किया वो करेक्ट है तो आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगी, लेकिन आपने ऑप्शन करेक्ट के साथ रॉन्ग ऑप्शन भी टिक कर दिया तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, राइट। सो अगर आपने कम टिक किया चलेगा, लेकिन गलत टिक नहीं करना है। लेकिन MCQ इज जस्ट ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे इसमें मैं ऑप्शन अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ ऑप्शन A और B को कंपेयर करो, ऑप्शन A और B को जब आप कंपेयर करोगे, अब इसमें हमने बोला गया कि दिस इज अ टॉप फ्रंट साइड 3 व्यू दे गया है और ऑप्शन A और B में से कौन सा सही है, इन चारों में से कौन सा सही है। सो ऑप्शन A एंड B को जब हम कंपेयर करेंगे तो व्हेन यू कंपेयर द ऑप्शन A एंड B, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉप से हमारा कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जब आप ये चेकआउट करोगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ इनसाइड, जैसे यहाँ पे इनसाइड में हो गया, इसके लेग्स में डिफरेंसेस हैं। सो कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन एग्जांपल में आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि A और C में ये C का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ, जैसे यहाँ पे हमें कहीं पर एक्स्ट्रा बाहर नहीं चाहिए। सो डैट मीन्स ये ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन C इज रॉन्ग। A और B D में सबसे अलग है ये, तो पहले ही रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना हमें सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सीख जाओगे लाइक अ KBC, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शंस एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 20 बेस्ड ऑन द थ्योरी अगेन की एनालिसिस करना है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट, जिसको हम लोग ने रेशियो चैप्टर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हाइट, अगर एक पर्सन 5.5 फीट का है तो हमारी टेबल कितनी फीट की होगी, टेबल की हाइट 2.5 फीट की होती है, डॉग की हाइट कितनी होती है, एक जनरल आइडिया। हम लोग बोलते हैं इंडिया में कि 5 फीट 7 इंच का एक पर्सन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्यूब एंड डाइस, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि अपोजिट कैन नेवर बी एडजेसेंट और वाइसा वर्सा, एडजेसेंट कैन नेवर बी अपोजिट, और जो कि बहुत सी ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम क्यूब एंड डाइस चैप्टर में सीखेंगे और 100% आता ही है। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमने पहले भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 उसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 22 बेस्ड ऑन दी विजुअलाइजेशन कि हमें 2 ओपन मॉड्यूल हैं उनको क्लोज करते समय और किसको हम यूज करेंगे जो उसके बीच में क्लोज करने में हेल्प करेगा। अगेन बेस्ड ऑन दी विजुअल जो हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 बेस्ड ऑन दी पैटर्न, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, तो आप इसको लास्ट में अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो इंटरेस्टिंग थे, तो जब आप लास्ट ईयर्स के पेपर या हम चैप्टर सारे डिस्कस कर लेंगे, चीज़ें सीखेंगे इन 6 मंथ, तो यू विल गेट द आइडिया कि हमें किसको लास्ट में अटैम्प्ट करना है। वो आज आइडिया आपको नहीं मिलेगा, आफ्टर सम एक्सपीरियंस आप वो चीज़ खुद डिसाइड कर सकते हो कि इन द लास्ट और उसी मोमेंट पे अटैम्प्ट करना है। तो एक पैटर्न यहाँ पे दिया गया है कि लीफ है जो घूमते हुए जा रही है, गिर रही है ग्राउंड पर और ऐसे ही गिर रही है 50 सेंटीमीटर फिर राउंड हो के गिर रही है। आपने देखा होगा जैसे हम कोई पेज ऊपर से गिराते हैं फ्लोर से तो राउंड होके गिरता है, स्ट्रेट होके नहीं गिरता है। तो लीफ भी हमारी ये अपने आप को रोटेट कर रही है और रोटेट होके वापस उसी पोजीशन में आफ्टर 50 सेंटीमीटर आ रही है। इसका ये मतलब है कि उसने एक रोटेशन ले लिया और 50 सेंटीमीटर के बाद सेम पोजीशन पे आई, सेम एंगल पे दिख रही है, फिर रोटेट होते हुए नीचे गिरती जा रही है साथ में। तो क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस और क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन बेस्ड ऑन दी एनिमेशन, आप कह सकते हो एंग्री पर्सन, जो हम लोग आप इसको अपने स्केचिंग में भी यूज करते हो, जिसको हम लोग डूडलिंग टाइप्स कहते हैं, डूडलिंग कह लो, एनिमेशन, डिफरेंट चीज़ें आप सीखते हो। तो विच ऑफ दी ऑप्शन रिजेंबल एंग्री पर्सन व्हेन फ्लिप्ड वर्टिकली। अब इंपॉर्टेंट चीज़ वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप आता है यहाँ पर। वर्टिकल फ्लिप मीन्स बॉडी ऊपर साइड जा रही है, मतलब ग्राउंड के अंदर जा रही है। सामने साइड फ्लिप मतलब मिरर इमेज, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल मतलब सामने, तो वर्टिकल फ्लिप मतलब वाटर इमेज, यानी कि कौन सी बॉडी का अगर मैं वाटर इमेज करूँ, हाफ से सेंटर से मर्ज कर दूँ तो मुझे एक एंग्री पर्सन जैसा दिखेगा। मुझे वाटर इमेज करना है सेंटर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना आपको, उसके अकॉर्डिंग हमें एनालाइज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 अगेन टाइम टेकिंग और इजी भी है, बट टाइम टेकिंग जो आपसे अगेन मैथ थोड़ा सा यहाँ यूज करनी है, ज्योमेट्री कि विच ऑफ द एरिया। अब यहाँ पे 2 कलर हैं, ग्रीन पार्ट कलर एरिया है एंड
पर्पल पार्ट है। तो विच कलर एरिया इज मोर लेस इक्वल, ग्रीन ज़्यादा है, पर्पल ज़्यादा है या कितना ज़्यादा है, वो हमें यहाँ ऑप्शन में दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है, जिसके लिए एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है और यू कैन से एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको यहाँ पे काउंट करना होगा कि ग्रीन पार्ट कितने सर्कल्स कवर अप कर रहा है। जैसे ये हमारा यहाँ से काउंट करोगे आप तो जैसे 1/4, ये फर्स्ट सर्कल ने 1/4 कवर किया, मोर देन हाफ, ऐसे ऐड करते हुए हमें कंप्लीट कितने सर्कल्स कवर कर रहा है ग्रीन पार्ट और कितने सर्कल्स कवर कर रहा है। तो ग्रीन जैसे सर्कल मिल जाएगा तो पर्पल माइनस करके पर्पल सर्कल एरिया आ जाएगा। सो वहाँ से हम एरिया बता सकते हैं। सो एनालिसिस पर अगेन क्वेश्चन नंबर 26 अगेन बेस्ड ऑन दी ऑड वन आउट। ऑड वन मीन्स ग्रुप में अलग कौन है, अलग इन द सेंस दिस इज बेस्ड ऑन दी पैटर्न। अगर हम देखें पैटर्न चल रहा है, अब यहाँ पे एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखेगा आपको, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी लेग्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स, लेग्स आप कह सकते हो कि ये आपके फुटप्रिंट्स हैं जो छोटे छोटे डॉट्स हैं एग्जाम्पल, ये भी पैटर्न है और ये भी। अब इन चारों में ऑड वन कौन सा है वो हमें डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दी पैटर्न, जो इमेज देख के आपको लग रहा है। सो सिंपल चीज़ होती है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो, तो वो चीज़ें हमें लर्निंग धीरे धीरे करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बेस्ड ऑन दी पेपर फोल्डिंग। दिस इज नोन एज अ पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा पेपर फोल्डिंग, हाउ वी फोल्ड द पेपर। और फोल्ड करने के बाद जो आर्ट एंड क्राफ्ट बचपन से हम लोग करते थे कि हमने पेज को फोल्ड किया, कट कर दिया और ओपन करके अलमीरा में सजा देते थे। सो डैट इज नोन एज अ आर्ट एंड क्राफ्ट। वही वाला आर्ट एंड क्राफ्ट ये पूछा उन्होंने कि हम पेपर को फोल्ड करेंगे, कटिंग करने पर कैसा दिखेगा, या फोल्ड करने के बाद कलर कैसा दिखेगा, जो हम लोग करते थे, या रंगोली बनाते हो आप लोग, अभी परचेज करते हो तो देखते हो वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 28 बेस्ड ऑन दी कोडिंग डिकोडिंग, कि इस फैन का उन्होंने कोड दिया हुआ है, तो इस कोड का कैसा फैन या कैसा लीफ आप जो कहोगे, कौन सा लीफ बेस्ट मैच करेगा फॉर दिस कोड। तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दी कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमें इसको ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस कोड एंड डिकोड करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम उसको एनालिसिस करेंगे। क्योंकि कुछ पार्ट्स होंगे जो इसके लीव्स को मैच कर रहा होगा, कुछ होगा जो इसके सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, नंबर्स होंगे जो इनके अंदर का पेंटागन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ वैल्यूज हैं जो बाहर के आउटर के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक सर्कल मिस हो रहा है। जब आप यहाँ देखोगे तो 2 सर्कल हैं एक साथ, अलग अलग हैं, 5 हैं, ट्राइंगल है, तो सब कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। तो हर कोड का, हर अल्फ़ाबेट और नंबर का इस सर्कल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो हमें डिकोड करना है, जो मैंने आपको हिंट दिया है, राइट। देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो बेस्ड ऑन दी अगेन जो हम लोग आप लोग खरीदते हो, जो हम लोग जब वॉल पेपर्स खरीदते हो, डिज़ाइन फोल्डिंग पेपर्स होते हैं, या आप लोग होता नहीं है जो चाइना में जापान में यूज करते हैं फॉर देयर फैन, हैंड फैन के लिए यूज करते हैं, ओपन कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, हैंड फैन होता है। तो दिस इज अ सेम हैंड फैन जो चाइना और जापान में, जापानीज़ के हाथ में, हैंड में या चाइनीज़ में देखा है आपने मूवीज़ में, तो वही है, ये डिज़ाइन है, राइट। ऑब्वियसली बात है, इसको हमने क्लोज कर दिया तो ये क्लोज होने का मैट ऐसा दिखेगा। तो क्लोज होने के बाद कैसा ये कौन सा पैटर्न हमारा बन के आएगा क्लोज होने पर, क्योंकि कलर है, कलर एक के ऊपर एक मर्ज होंगे, तो कैसा दिखेगा वो हमें एनालाइज करना है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हम बचपन से यूज करते हो, कितना ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं वो हमसे वो देखना चाहते हैं। दिस इज अ बेस्ड ऑन दी रेसिंग ट्रैक। रेसिंग ट्रैक में जब हम लोग रेस कर रहे हैं, कार हमारी रेस करती है और टर्निंग लेती है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस किया होगा, तो कार रेसिंग में जो टर्निंग होती है तो उसका टर्न टेपर्ड होता है, स्ट्रेट रोड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द 2 फोर्सेज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं हमारे, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ताकि हमारी जो कार है वो पलट ना जाए बाहर की तरफ। जब हम, अगर मेरी स्ट्रेट रोड है और अब मैं यहाँ से हाई स्पीड में टर्निंग कर रहा हूँ एरो की तरफ, तो अगर हाई स्पीड में टर्निंग कर रहे हैं तो हमारी कार को बाहर की तरफ फोर्स लगता है और कार के पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आपने खुद भी फील किया होगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए उस पर टेपर दिया जाता है, रोड को हाइटेड किया जाता है कॉर्नर से इस टर्निंग पर। तो रोड की टर्निंग जो ये एक्सिस मार्क करिए, एस टर्न मार्क, इस मार्किंग पर कैसा रोड होगा, रोड की हाइट कैसी होगी, वो हमें ऑप्शन बताना है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन बेस्ड ऑन दी फोल्डिंग, इसको पेपर फोल्डिंग कह सकते हैं, 3D फोल्डिंग, सिंपल चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बेस्ड ऑन दी मूवमेंट की 2 रोलर्स हैं, तो पॉइंट पी, इसके रोलर ऑब्वियसली बात है इस रिंग को रोटेट करेगा, अपने साथ रोटेट करेगा, तो पॉइंट पी मार्किंग कैसा करेगा, तो पॉइंट पी की जो मार्किंग होगी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर होता है। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मार्किंग इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, जिस सेंटर के अराउंड रोटेट हो रहा है विद दैट उसका सेंटर के कितना दूर है तो मार्किंग दूर बनेगा, सेंटर से पास होगा पॉइंट तो मार्किंग पास बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट सेंटर से दूर होगा, कभी वो सेंटर के पास होगा, इसलिए ऑप्शन डी बन के आएगा, जो आपको चेक भी कर सकते हो खुद भी ट्राई करके जब हम सीखेंगे
और बेटर से सम इमेजेस आर बेस्ड ऑन द इमेज पैटर्न कि पैटर्न हमें इमेज देख के यूज करना है, तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं कि विजुलाइज हमारा कैसा कर रहे हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 34 बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉ जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, डीओ बॉटल जो आप सब लोग बचपन में अभी भी यूज करते हो, बॉटल स्ट्रॉ वाले, फ्रूटी में आप यूज करते हो, स्ट्रॉ सब में यूज करते हो। एंड स्ट्रॉ से लिक्विड तभी बाहर आता है जब उस बॉटल में कहीं से एयर इन होगी। अगर बॉटल में एयर इन नहीं हो पाएगी तो स्ट्रॉ से लिक्विड बाहर नहीं आएगा, बिकॉज जब आप उसको सक करोगे और इनसाइड वैक्यूम है तो कुछ भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा, ना एयर आएगा ना लिक्विड आएगा, बिकॉज इनसाइड वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस वैक्यूम को ओवरकम करने के लिए हम उस बॉटल में टॉप पे थोड़ा सा होल दे देते हैं, छोटा सा होल। जैसे आप फ्रूटी में भी स्ट्रॉ जब इंसर्ट करते हो, स्ट्रॉ बिल्कुल टाइट स्ट्रॉ है, फ्रूटी की स्ट्रॉ बिल्कुल टाइट है, तो आपको सिप करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बिकॉज एयर अंदर जा ही नहीं पा रही है। लेकिन नॉर्मल स्ट्रॉ है जो छोटा सा स्ट्रॉ है और अपने जो होल किया है स्ट्रॉ से वो होल बड़ा है, स्ट्रॉ का डायमीटर छोटा है और इसलिए आप फटाफट सिप कर लेते हो, बिकॉज इनसाइड एयर जा रही है स्ट्रॉ के बगल से। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कौन काम करेगा? सबसे अच्छा एयर इन और वाटर आउट के लिए हमें सबसे अच्छा कौन काम करेगा? दैट इज़ द ऑप्शन बी। अगर आप समझोगे तो हमारा वहाँ से आपको क्लियर होगा कि विच वन इज़ द सबसे अच्छा काम जो करेगा वो हमारा कौन सा वर्क करेगा। ऑप्शन बी लग रहा है, ए लग रहा है, सी या डी, आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेगा? आप सोचिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। इमेज बिलो सोर्स कंसिस्ट ऑफ जार फिल्ड विद वाटर, विच ऑप्शन विल वर्क एज अ एयर फिल्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं भी जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, अगर मेरा पर्पज़ होता कि मेरे को लिक्विड बाहर निकालना है, देन मैं ऑप्शन बी को टिक कर देता। अब कुछ बच्चे को ऑप्शंस नहीं पढ़ते और ऑप्शन बी को टिक कर देते, बट उन्होंने लिक्विड को बाहर नहीं निकालना है। क्वेश्चन में लिखा गया है लिक्विड को बाहर नहीं निकालना है। अगर लिक्विड बाहर निकालना होता तो बी इज़ द बेस्ट आंसर, क्योंकि एयर इन आएगी और लिक्विड को धक्का देगी और स्ट्रॉ से बाहर आ जाता लिक्विड। बट नाउ द हियर द पर्पज इज एयर फिल्टर। नाउ वी नीड टू फिल्टर द एयर। लिक्विड को बाहर नहीं निकालना है, एयर को फिल्टर करनी है। मीन्स एयर लिक्विड में जानी चाहिए और बबल बन के बाहर आ जानी चाहिए। जो आप लोग जैसे हम स्ट्रॉ से फूंकते हैं तो बबल बन के बाहर आता है पानी से। सो यहाँ पे हमें एयर फिल्टर करना है। तो एयर फिल्टर वर्क सबसे अच्छा कब करेगा? जब एयर पानी के अंदर डायरेक्ट जाएगी और बबल बन के ऊपर आएगी, और बबल जैसे ऊपर आएगा तो एयर फॉर्म से आउटलेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट आंसर। सी में तो वो फिल्टर हो ही नहीं पाएगा। डी में तो बबल बन के बॉटल के अंदर रह जाएगी, बबल बनेगा बट बॉटल के अंदर रह जाएगा एयर, आउटलेट तो पानी के अंदर चला गया तो बाहर ही नहीं आ पाएगी एयर फिल्टर होकर। सो दैट्स वाई द ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मैंने भी आपको वही समझाने की कोशिश करी। बिना क्वेश्चन को रीड किए हम डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से हम रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एनालाइज करना है कि कौन सा क्यूब जो हमें रेड हमें यहाँ पे दे रखा है, रेड वन, कौन सा ग्रे फिगर है जो इसके ऊपर टॉप पे हम मर्ज करें तो कंप्लीट एक सॉलिड क्यूब बन जाए। तो अकॉर्डिंग टू द गैपिंग, वही जितनी यहाँ पे गैप होगा उतनी ज़्यादा उतनी यहाँ पे हाइट होगी, उसके बेसिस पे हम इसका पैटर्न डिसाइड करेंगे, राइट। ये भी क्वेश्चन नंबर 36 बेस्ड ऑन योर रोटेशन, जो आपने अपने कुम्हार में देखा है या डिफरेंट चीज़ें आप देखते हो कि कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है तो 3D में जैसे हम उसको रोटेट करेंगे तो 3D पैटर्न क्रिएट होगा। बट यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, ये 3D पैटर्न किस 2D से क्रिएट होगा। तो जस्ट ऑप्शन एलिमिनेट यूज करिए। ऑप्शन ए और बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों? बिकॉज हमें टॉप पे होल चाहिए, ए ऑप्शन में टॉप पे होल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, बिकॉज टॉप ए में होल नहीं आएगा। तो बी अभी तक ठीक चल रहा है। अब बी एंड सी को कंपेयर करते हैं। बी एंड सी में कौन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? टॉप तक ठीक है। अब आप देखिए सी ऑप्शन में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, बट बी में एक्स्ट्रा लाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैपिंग क्रिएट होगी। ये हमें गैप चाहिए 3D ऑब्जेक्ट में, तो यानी कि बी अभी भी सही है, सी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए एंड सी एलिमिनेट हो गए, बी सही चल रहा है। अब बी को डी से कंपेयर करिए। जब बी को आप डी से कंपेयर करोगे तो टॉप दोनों सेम है, सेंटर पार्ट पे आएंगे और सेंटर दोनों डिफरेंट है। सेंटर में देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पे सेंटर में कुछ नहीं है, डी के सेंटर में कुछ नहीं है, बट हमें सेंटर में एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए। साफ साफ हमें 3D फिगर में दिख रहा है कि सेंटर में चाहिए। तो डैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द 100% करेक्ट। अगर आप ईच ऑप्शन को 3D से कंपेयर करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए वी विल ऑलवेज यूज़ द ऑप्शन अप्रोच। इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ ऑप्शन अप्रोच, जिससे हमारा टाइम सेव होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 अगेन डायनासोर का हमें स्केलेटन दिया हुआ है और इसको डिस्टॉर्टेड अगर हमने कर दिया तो स्केलेटन वैसे ही रहेगा।
स्केलेटन वही रहेगा बॉडी का, बट डिस्टॉर्टेड हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उसके पीसेस तो हिलेंगे नहीं, पीसेस मतलब हिल जाएंगे बट गायब तो हो नहीं जाएंगे, कम ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो बस हमें वो मैच करना है कि इसके नंबर ऑफ, जैसे टेल में पीसेज, जितने पीसेज हैं टेल में, ऐसे तो ना कि यहाँ पे आते ही पीस कम हो जाएगा उसका डिसऑर्टेड होते हुए, तो हमें बस उसकी मैचिंग करनी है कि उसके पीसेज और सब कुछ सेम होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बस नंबरिंग सेम होनी चाहिए, राइट, सिंपल चीज़ है जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 38 में बस हमें काउंट करना है हाउ मेनी सर्कल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल्स आर देयर, और इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल्स बोलो आप या डिफरेंट रेडियाई बोलो, हाउ मेनी डिफरेंट रेडियाई सर्कल्स आर देयर, और डिफरेंट रेडियस मीन डिफरेंट सर्कल होंगे, वो रेडियस डिफरेंट तो सर्कल भी डिफरेंट होगा, राइट। सो इसमें जो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे सिमिट्री सर्कल्स हैं, सिमिट्री सर्कल्स है तो बस हमें उसके सर्कल्स को काउंट करना है, सिमिट्री कितनी जल्दी हम एनालाइज कर पा रहे, दे जस्ट वांट टू चेक। और इतना बड़ा आंसर कभी नहीं होगा कि 30 या 40s में होगा, आंसर ऑलवेज भी लेस देन 10 और नियर अबाउट 10 ही होगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं कि हम 30-40 सर्कल काउंट करें। यहाँ पे सब सिमिट्री होगी, मैक्सिमम आधा सेम, तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंट है जो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये अलग है, ये अलग है, इसका डायमीटर अलग, इसका डायमीटर, कितने अलग डायमीटर हैं वो हम काउंट कर लेंगे, जिसमें से जब आप काउंट करोगे तो 6 to 7 मिलेंगे आपको, तो अपने आप ही नंबरिंग मिल जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन, अब आपको इमेज 39 चेक करना है कि इमेज जब हम उसको फोल्ड करेंगे किसी पाइप के ऊपर, जैसे हम लोग टैटू करते थे, बूम आप लोग खरीदते थे जो टैटू होता है, टैटू किसी पेज पे हम लोग हैंड पे लगाते हैं तो टैटू किसी कैसा दिखेगा, यानी कि हमने इसको बॉटल के ऊपर रैप कर दिया, और बॉटल कैसा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉटल इज़ द ट्रांसपेरेंट, यानी कि फ्रंट में भी दिखेगा और बैक का भी हमें फोल्डिंग दिखेगा, बैक का भी हमें फोल्डिंग, तो बॉटल जो हमारी है या आप कह लीजिए जो सिलेंडर है हमारा, वो पाइप हमारा ट्रांसपेरेंट पाइप है। तो जब हम इस टैटू को या इस पेज को एज इट इज़ इसके ऊपर मर्ज करेंगे तो हमें कैसा ऑप्शन दिखेगा, वो आंसर हमें बताना है। अगेन ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हो, आंसर ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ से लाइन से मैचिंग कर सकते हो कि ये लाइन यहाँ पर है तो ऑब्वियस बात है ये लाइन यहाँ तक जाएगी, ये कर्व ऐसा नहीं हो जाएगा, दिस इज अ स्ट्रेट, क्योंकि एकदम से टर्न हुआ, इतना टर्न नहीं होगा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, पहली ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे डी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा बिकॉज देखिए टॉप यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे इतना, वो भी कर्व थोड़ा सा तो कर्व आएगा ही, तो स्ट्रेट जैसा कर्व जाएगा, इतना स्ट्रेट नहीं होगा। तो बचा हमारे पास ए एंड सी में आप चेकआउट करोगे तो अब ये पॉइंट यहाँ पर है तो अब बैक साइड जाएगा, यहाँ से अब बैक में जाएगा, तो बैक हमें ऐसा दिखेगा। अब नीचे इतना स्ट्रेट नहीं जाएगा कि इतना एंगल और इस दोनों एंगल में डिफरेंस है, और यहाँ पे सी में दोनों एंगल को सेम बना दिया गया है, इन लाइन के एंगल्स को सेम बना दिया गया, जो कि ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन हमें करना ही है हमेशा, जिसकी वजह से आपका आंसर इज ए, विच वन इज करेक्ट, ए हो जाएगा। 40 में हमें शैडो, जो हम लोग सीखते हैं हमेशा कि हाउ द सनलाइट और इम्पैक्ट है तो उसका शैडो कैसा दिखेगा, कितना शैडो दिखेगा, किस टाइमिंग पे कैसा शैडो होगा, 2 PM पे जैसा शैडो होगा उससे बड़ा शैडो 5 PM पे बनेगा, बिकॉज सन का एंगल नीचे आता जाएगा, तो आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग का शैडो बड़ा होगा, आफ्टरनून में शैडो की लेंथ छोटी होगी। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, ड्रॉ करते हैं पर्सपेक्टिव में, सीन में, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है आपसे। सो आई होप सब लोग कर लोगे, ये भी ईजी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 तो और ज़्यादा इजी है, एज अ सोफ़ा में दिख रहा हो, बस हमें बताना है विच वन इज़ द फोल्डिंग पार्ट। हम लोग घर पे सब लोग यूज़ करते हैं फोल्डिंग सोफ़ा, फोल्डिंग कम बेड, सोफ़ा कम बेड, जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे ABCD है, जिसमें हमें फोल्ड करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन फोल्ड होकर बनेगा। ये ऑब्वियसली बात है, बस आपको एनालाइज करना है कि फोल्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और जो कि इजी पार्ट है जिसमें मेरे को आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को छोटी छोटी, बट ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे इन अ क्लास टॉपिक वाइज। सो जो का पेपर अगर मैं आपसे एनालाइज जो हमने किया है कि हाउ द 41 क्वेश्चंस आर देयर, सो आपने पेपर देखा होगा तो 30 to 35 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, 5-6 क्वेश्चंस आर देयर जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे इन 1 hour टाइम, तो अगर हम वो छोड़ भी देंगे तो इतना कोई बिग डील नहीं है, नो प्रॉब्लम इज देयर, मुझे आता है बट दैट विल टेक माई टाइम, तो मैं उसको अटैम्प्ट नहीं करूंगा। जैसे कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस कि विच ऑफ द ऑप्शन जो इंटरलॉकिंग बनाएगा प्रॉपर पैटर्न, वो क्वेश्चन मेरा हमेशा टाइम टेकिंग होता है, तो वो हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें सीखना है कि हमें पहले किसको अटैम्प्ट करना है, बाद में किसको अटैम्प्ट करना है, ऑप्शन अप्रोच क्या होता है, व्हाट आर क्यूब एंड डाइस, हाउ टू काउंट द ट्राइंगल्स, हाउ टू आइसोमेट्रिक क्या होती है, ऑर्थोग्राफिक क्या होती है, 3D क्या होते हैं, शैडो केसेस कैसे होते हैं, हमारा एलिमिनेशन राउंड कैसा होगा, इसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे ऑप्शंस को, डिफरेंट टॉपिक्स के हम लोग सीखेंगे एंड इट इज़ वेरी इजी। तो पेपर एनालाइज करके आपको ये आइडिया हो गया होगा जो पेपर हमारा आता है सीट में या यूसीड में एप्टीट्यूड आता है, दैट इज़ नॉट
उतना डिफ़िकल्ट, या मैं ये नहीं कहूँगा पूरे पेपर में देख कर कि कहीं पर मैथ यूज करी गई है। तो कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि हमारी मैथ अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटी, इट डजेंट मैटर। आपका लॉजिक, आपका विजुअल इंप्रूव होना चाहिए। मैथ और साइंस से यहाँ पे रिलेशन नहीं है। बेसिक चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए। 8th 9th क्लास वाली चीज़ें ये हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो वो नहीं आती है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ये कभी मत सोचिएगा कि मैथ अच्छी होनी ही चाहिए तो ही हमारा पार्ट ए अच्छा हो पाएगा या मार्क्स अच्छे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आई होप ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए जो पेपर पूरा एनालाइज हमने किया है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक, अनदर पेपर एंड डिफरेंट टॉपिक डिस्कशंस। और कोई भी डाउट हो आप लोग रिलेटेड, या आप लोग क्या वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू सीड यूसीड, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज़ यू वांट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस, योर डाउट्स, योर क्वेरीज। सो आई विल मेक अकॉर्डिंग टू डैट। सो आई वॉन्ट कि आप लोग कमेंट करें ताकि मैं एक आपके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो बना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।